अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद होगी आप सब खुश होंगे। आज जो आईबीए ने 2000 में पेपर लिया था उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ एमसीक्यूज हैं, तो वो हम स्किप करेंगे। बाकी जो सिलेबस में से हैं उन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप सब भी वो देखें। अच्छा, वीडियो के बीच में एक बेहतरीन गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी आप जरूर हमसे लीजिएगा। चलिए इसको देखें। कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये तो पता है डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ हो या नहीं भी लिखा हो, जस्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो हमें पता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर आता है। एफ डी जो है ये एफ न्यूटन मीटर भी हम कह सकते हैं। न्यूटन मीटर, अब यहाँ से हम किसको कहेंगे? वर्क को कहेंगे। पर अब अगर डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो आपने वर्क को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो और न्यूटन मीटर डायमेंशन आए तो ये टार्क हो जाता है। तो आप ये भी थोड़ा याद रख लें कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आए तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट, और टार्क आए तो टार्क को हम कहते हैं ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें फोर्स मल्टीप्लाई होता है मूवमेंट आर्म से। इसमें साइन थीटा होती है, इसमें कॉस थीटा होती है। ये थोड़ा बहुत वेक्टर की, आपको वेक्टर्स और स्केलर में ये डिटेल लिखे होते हैं। अच्छा, ये भी वेक्टर का एक टॉपिक है। कहता है कि आई यूनिट वेक्टर बराबर किस चीज के है? तो हमें पता है कि आई 1 के बराबर होता है। जे भी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हो 1 के बराबर होता है। वो डायरेक्शन शो करता है किसी भी वेक्टर का कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है। अच्छा, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। A body is in equilibrium under the action of 4 equal forces. The vector diagram will be. अब 4 इक्वल फोर्सेस हैं तो वो फोर्सेस जो है पैरेललोग्राम भी बनाएंगे, रेक्टेंगल भी बनाएंगे, स्क्वायर भी बनाएंगे, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दिस। तो ये फोर्सेस सब हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आप ये 4 इक्वल फोर्सेस रख सकते हैं। ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ ये रेक्टेंगल बना, स्क्वायर बनाए, यहाँ रेक्टेंगल बनाए, कोई इशू इसमें नहीं है। कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज 5 न्यूटन। द एंगल बिटवीन देम इज। अब इसको देखने के लिए आपने करना होता है रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट। ये आउट ऑफ सिलेबस है बट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ से आपने एंगल को फाइंड करना है। ए को पुट करेंगे बी को, और ऐसे करके रिजल्टेंट आपने जो रखना है वो 5 रखना है, और बाकी ये कर देंगे तो आपको cos थीटा आ जाएगी। आपने cos इनवर्स भी करना होता है। ये आउट ऑफ है, इस वजह से मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। आप ये फार्मूला देख लें इसका। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये देखें द एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन इज। तो हमें पता है कि एक्शन अगर सीधा ये जा रहा है तो रिएक्शन इसके अपोजिट होगा, तो ये 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में 180 डिग्री है। उसके साथ अब ये जो क्वेश्चन है ये सीसीई में, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक कमीशन का इम्तिहान होता है, उसमें भी ये सवाल आया था। मैं अटैच कर लेता हूँ, आप इसका जवाब दें। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, बट ये बहुत ही मतलब स्टूडेंट को टफ लगा था जो भी ये सीसी दे रहे थे। आप जवाब दें, देखिए आप कर सकते हैं इसको। अच्छा चलिए, उसके साथ ये 6 क्वेश्चन है। जुपिटर इज इन इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी इन इक्विलिब्रियम होगी unless and until is applied by an unbalanced force। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स आ गया तो उसका इक्विलिब्रियम शेटर कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हम कहेंगे कि जुपिटर हो या कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है, तो हम कहेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसमें इंप्लीमेंट होगा। उसके साथ बच्चों ये देखें क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी मूव्स डाउन इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री, इट्स एक्सीलरेशन विल बी। तो इंक्लाइन प्लेन वैसे तो आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, पर आपने याद रखना है कि a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये फार्मूला लगता है। यहाँ पे g आपने 9.8 रखनी है, साइन जो है वो 30 डिग्री रखेंगे, तो जो 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.5। तो हमें पता है कि 0.5 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज हाफ हो जाती है। अगर 0.5 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो ये चीज डबल हो जाएगी, मतलब कि ये 20 के बराबर आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये हाफ 4.9 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ, डिवाइड करेंगे 0.5 से तो डबल। अब ये 4.9, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आ सकती है। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज। वर्क डन है किसी भी टाइम के लिए तो इसको हम पावर कहते हैं, तो ये पावर आ गया। उसके साथ अभी 9 क्वेश्चन को देखें बच्चों। फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज। अब कोई भी मास है, जैसे मैं हूं और ये बोर्ड है, इन दोनों के साथ भी एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कोई भी मास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स होता है, पर वो डिस्टेंस से जो है कम है। मासेस का जो रेशो है, यहाँ अगर हम इसमें कांस्टेंट लेंगे वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। जैसे जी का अगर आप कैपिटल जी का वैल्यू देखेंगे तो 10⁻⁻11 में हो जाता है, तो ये नेग्लिजिबल फोर्स होता है, बट होता है, तो हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके साथ द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स एट
अब जो वेट है वो वहां पे एक्ट करेगा जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज का रखते हैं तो इसको हम यहाँ से ही इसका वेट भी नीचे जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम इसको कह सकते हैं। अगर वेट लिखा हुआ हो तो आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टिक करना है। अगर ऐसा कहे द मास ऑफ अ बॉडी एक्ट्स एट, तो सेंटर ऑफ मास कहेंगे। मतलब कि पूरी की पूरी जैसे ये पेन है इसका मास कहाँ पे लाया करेगा, तो हम इसके सेंटर पे कहेंगे। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है, क्योंकि इससे वेट नीचे, मतलब इसको नीचे की तरफ से एक ग्रेविटेशनल पुल महसूस होगी जिसको हम वेट कहते हैं, वो वेट नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ 11 क्वेश्चन को देखें बच्चों। अब ये कहता है अर्ग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन। अब हमें पता है कि जो अर्ग है ये सीजीएस का यूनिट है। जैसे हम एनर्जी का यूनिट कहते हैं जोल, तो जोल को अगर हम ओपन करेंगे तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। वन अर्ग जो है अगर हम इससे ओपन करेंगे तो एक अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी आप थोड़ा याद रख लें। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज। अब हमें पता है कि अगर वाइब्रेशंस नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप किसी टाइम के लिए रखते हैं तो हम इसको कहते हैं ये है फ्रीक्वेंसी, तो ये हम इसको फ्रीक्वेंसी कह देंगे। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 है टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी कभी इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बट टोटल एनर्जी होगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 14। अब आप कहेंगे कि सर आप गिफ्ट के बारे में नहीं बोल रहे, तो गिफ्ट ये है कि आपने, ये एक इंस्टाग्राम का पेज है, इस पे जब आप आएंगे तो आपको ना जो बुक के एमसीक्यूज हैं ये लाजमी आपने सॉल्व करने हैं। वो सब के सब एमसीक्यूज एक टेस्ट फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपके पास लिंक्स आ जाएंगी। आप वो पोस्ट ओपन करें इंस्टाग्राम की, उसके नीचे आपने ना 4 लिंक्स मिलेंगी। उन लिंक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको बुक के एमसीक्यूज मिलेंगे, ये लाजमी आप सोल्व करके जाएं आईबीए की टेस्ट में, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो उन चारों लिंक को अगर आप ओपन करेंगे एक टेस्ट आ जाएगी बुक्स की। आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का बुक, इंटर की बायोलॉजी का बुक, जो बुक के आखिर में एमसीक्यू नहीं आते वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं एंट्री टेस्ट से पहले। ठीक है भैया, ये फ्री ऑफ कास्ट, हमारे टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है क्योंकि एक एक चीज को टाइप करना होता है, बट आपके लिए फ्री है, आप एंट्री के लिए इससे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आउट ऑफ सिलेबस हमने काट दिए हैं, पूरे के पूरे सिलेबस से हैं, आप जरूर इनको सॉल्व करें। ये चारों टेस्ट आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अच्छा चलिए अब इसको देखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, जो फ्रीक्वेंसी है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है पेंडुलम की 1/2 पाई होल अंडर रूट एल बाय जी। तो यहाँ पे आप कहेंगे, या जी बाय एल, सॉरी जी अपान में एल, तो यहाँ पे आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इनवर्स से लेंथ से। मतलब आप ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है उस लेंथ से ये मतलब रिलेशनशिप दिखा रही है। ये बाकी के जो होंगे इसको आप कैंसिल कर लेंगे। उसके साथ कहता है द वेव इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम प्रोपगेशन ऑफ द वेव आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आपने सेम डायरेक्शन, जब भी यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी वेव मूव करता हुआ देखें तो उसको हम कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो सेम में नहीं परपेंडिकुलर चलते हैं, बाकी ये जो है ये पैरेलल चलते हैं कुछ इस तरीके से। उसके साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। Find the wavelength of a sound wave which is set up in an open pipe of a length 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जब भी ओपन पाइप हो तो ओपन पाइप हम कहते हैं कि एक नोड और एंटी नोड के बीच में जो नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ये है, मतलब कि हम कहेंगे λ/2 इज इक्वल्स टू लेंथ फॉर एन ओपन पाइप। बट जो क्लोज पाइप होता है उसमें सिर्फ एंटी नोड तक का डिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें हम कहेंगे λ/4 इज इक्वल्स टू एल। ये क्लोज पाइप के लिए है, ये भी आप याद रख लें, ये ओपन पाइप के लिए है। तो आप कहेंगे कि अगर लेमडा यहां से फाइंड करनी है तो 2L हो जाएगी। 2 रख के L कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर जवाब आ जाएगा। उसके साथ स्ट्रेट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 6 लूप्स। अब ये जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है इसमें 6 लूप्स हैं। 6 लूप्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 6 लूप्स बनाने हैं। ये आई गेस हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब ये जो 6 लूप्स है, अब हम इनको पता है हमें कि इससे इस मतलब पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लेमडा होती है। एक लेमडा, λ1, λ2 एंड λ3। हम कहेंगे कि 6 लूप में 3 लेमडा आ रही है, 3 लेमडा इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ के बराबर कर लेंगे।
तो यहाँ पे अगर लेमडा को देखें तो l/3 है, बट यहाँ पे पूछता है क्या है, हाँ यही पूछता है l/3। तो लेंथ कितनी है हमारी 60, तो 60 के नीचे हम रख देंगे 3, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों आपने सही से याद रखने हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखें, कहता है द क्वेश्चन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि क्वेश्चन का मतलब होता है डिवीजन, तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की अगर डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा वेवलेंथ, ये लेम्डा, क्योंकि हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू एफ लेम्डा होता है। उसके साथ लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज बेल्स रूल। अब ये बुक में लिखा हुआ है, वेबर फेचनर लॉ है ये, ठीक है, अगर याद रख लें तो बेहतर है। ठीक है बच्चों, अब ये साउंड वेव्स आर, हमें पता है कि ये बार बार एमसीक्यू आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड वेव का एक और भी एमसीक्यू आता है कि वैक्यूम में नहीं चलते, लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है, और ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, लाइक पोलराइज्ड नहीं होते, क्योंकि इसमें जो पैरेलल हैं इस वजह से पोलराइज्ड नहीं होते। तो ये एक दो आपने याद रखें साउंड के हवाले से। ठीक है बच्चों, तो सर को दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप कहें कि एक गेस्ट पेपर बना के वो डिस्कस करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज।